to promote astrophysics and astronomy एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी यानी कि नक्षत्र विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए telescope infrastructure facilities टेलीस्कोप will be set up इंफ्रास्ट्रक्चर or फैसिलिटी upgraded. की स्थापना The की National जाएगी, Large इसका Solar अद्यतन किया Telescope, जाएगा। the National नेशनल Optical लार्ज Infrared टेलीस्कोप, the इंफ्रारेड Himalayan टेलीस्कोप, Chandra Telescope, हिमालयन and चंद्रा Cosmos 2 टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 प्लैनेट की स्थापना भी की जाएगी। अगर आप पर्यटन क्षेत्र को देखें तो पर्यटन क्षेत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। और साथ ही साथ हमारा प्रस्ताव ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। होटल मैनेजमेंट के अलावा और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अलावा यह होगा, यह एक ऐसे पुल के रूप में काम करेगा जो शिक्षाविदों और सरकार के बीच में होगा। और मेरा प्रस्ताव ये भी है कि हम एक नमूना परियोजना की स्थापना करेंगे, की शुरुआत करेंगे और 20 विशेष पर्यटन केंद्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, हाइब्रिड मोड में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान की मदद से ऐसा किया जाएगा और डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी और डिजिटल रूप से जितने भी हमारी पांडुलिपियां हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक और विरासती और बाकी संस्थानों से इसको जोड़ा जाएगा और हम एक नया इकोसिस्टम बनाएंगे जो स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों के लिए एक रोजगार का साधन भी बनेगा। भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। हम इकोलॉजिक रूप से सतत ट्रैकिंग की व्यवस्था हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। इसके अलावा अरक्कू वैली जो पूर्वी घाट में है और पश्चिमी घाट में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और टर्टल ट्रेन्स की शुरुआत की जाएगी जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा पक्षियों को देखने के लिए बर्ड वाचिंग ट्रेन्स की भी व्यवस्था की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हमने एक योजना की शुरुआत की थी। इस साल भारत सबसे पहले बिग कैट समिट का आयोजन कर रहा है जिसमें कई देशों के मुखिया आएंगे। 95 जो इसके अंदर देश शामिल हैं वो एक साथ आएंगे और वन्य संरक्षण पर ध्यान देंगे। अगर आप विरासत की बात करें, सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें तो हम लोथल, डोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनलू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस को इसमें शामिल करेंगे। और आप निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का जीवंत रूप इनमें देख पाएंगे और साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें खुली होंगी। और जो कहानी सुनाने की कला है और टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग इसमें किया जाएगा। अनुवाद के लिए विशेष संस्थान बनाए जाएंगे। और अगर आप खेल के क्षेत्र में देखें तो इसमें कई तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और स्पोर्ट्स टैलेंट को, खेलों के जो हमारी प्रतिभाएं हैं खेलो इंडिया के माध्यम से आगे आती रही हैं। मेरा प्रस्ताव ये है खेलो इंडिया मिशन की हम शुरुआत करने वाले हैं खेल के क्षेत्र में और ये मिशन एक एकीकृत प्रतिभा विकास के पथ को आगे बढ़ाएगा और निश्चित रूप से यह
सभी के लिए उपयोगी होगा coaches and support staff. और प्रणालीबद्ध तरीके से इसमें प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे और जो खेल की संस्कृति है उसके लिए कई तरह के मंचों की शुरुआत की जाएगी और ये ट्रेनिंग के लिए और प्रतियोगिता के लिए दोनों के लिए खुले होंगे। और तीसरा कर्तव्य जो हमारा है वो सबका साथ सबका विकास विकसित भारत के साथ है और इसके लिए हमें एक अलग तरह की प्रेरणा की आवश्यकता है, किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से हम छोटे और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांग जनों को आजीविका की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके माध्यम से कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ट्रॉमा के क्षेत्र में भी कई चीज़ें उठाई जाएंगी और पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत पूर्व के राज्यों को इसके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। अगर आप मत्स्य पालन की बात करें, हमने एकीकृत 500 अलग अलग तरह के सरोवरों, अमृत सरोवरों के विकास का फैसला किया है और साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में बाजार से इनको जोड़ा जाएगा और महिलाओं के नेतृत्व में जो छोटे समूह हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। पशुधन की बात करें, पशुपालन की बात करें तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ पशुधन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पशुधन के लिए डेयरी और अन्य व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी और यही नहीं और जो पशुधन है, डेयरी और जो पोल्ट्री क्षेत्र है उसमें भी विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भी उत्पाद होंगे उसके संदर्भ में एक संगठन बनाया जाएगा। और उच्च क्षेत्र वाली कृषि उपजों के लिए हम ये बता दें कि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और किसानों की आय इससे बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसके अलावा नारियल, सैंडलवुड और काजू, कोको इस तरह के उत्पादों को तटीय क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसे उत्पादों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं नारियल के उत्पादन के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। 30 मिलियन लोग और 10 मिलियन किसान जो है आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम का हम प्रस्ताव रखते हैं और साथ ही साथ इसमें विभिन्न तरह के कार्य होंगे और यही नहीं और इसमें जो ऐसे पेड़ हैं, ऐसे वृक्ष हैं जिन पर नारियल का उत्पादन नहीं होता है, उनके स्थान पर नए पेड़ लगाए जाएंगे और जहां जहां नारियल का उत्पादन होता है उन राज्यों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर काजू और कोको के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके प्रसंस्करण पर भी और ज़्यादा काम किया जाएगा। इंडियन कैश्यू, भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक हम निर्यात के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जहां तक चंदन की लकड़ी का सवाल है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चंदन के पेड़ों के लिए और साथ ही साथ उनके पेड़ों के संरक्षण के लिए योजना चलाएगी और साथ ही साथ जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी और साथ ही साथ युवाओं के लिए और किसानों के लिए इसमें मूल्य संवर्धन होगा। भारत विस्तार, अगर आप देखें, आभासी रूप से कृषि संसाधनों को अपने साथ जोड़ने का यह एक तरीका है और साथ ही साथ
अगर हम देखें तो बहुभाषिक क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में ICAR के साथ मिलकर हम एक पैकेज तैयार कर रहे हैं जो कृषि परिपाटियों पर आधारित होगा। AI सिस्टम की मदद से खेतों में उपज बढ़ाई जाएगी और इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, जोखिम कम होगा और साथ ही साथ किसानों को इसके संदर्भ में और ज्यादा सलाह दी जाएगी।